जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में एनटीपीसी एग्जाम के लिए कुछ ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखने जा रहे हैं जो आपको साथियों आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप साथियों इन जीके के सबसे पहले मैं आपको 40 सवाल करवाने वाला हूं, अगर आप इन 40 सवाल को देख लेते हैं तो तकरीबन साथियों 7 से 8 सवाल आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद साथियों रीजनिंग के जो मैं कॉन्सेप्ट आपको करवाऊंगा उसमें से बहुत सारे सवाल, और साथियों मैथ में भी आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के साथियों ये क्लास आपके लिए सबसे खास है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इन सभी सवालों को देखिएगा क्योंकि इन सवालों में से बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। करके भाखड़ा नागल बांध ये किस नदी पर है? तो ये किस नदी पर है साथियों? ये सतलुज नदी पर है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, करके कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? पहली, दूसरी, मैं कहूंगा दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला देखिए, करके संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो मैं कहूंगा 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। अगला सवाल देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलडमरू मध्य का नाम बताइए। तो उसका नाम साथियों क्या है? कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए। तो आपको याद रखना है साथियों, उसको डोवल जलडमरू मध्य कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, करके चिल्लिया वाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये युद्ध साथियों आपको मालूम है कब लड़ा गया था? 1849 में लड़ा गया था। मैं कहूंगा बिल्कुल 1849 में साथियों ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, करके सीधी कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे, ये इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी घोषणा साथियों मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहे कि 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इनका नाम क्या था? तो साथियों उस समय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं की पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? तो इस समिति का नाम साथियों क्या था? LM सिंघवी समिति इस समिति का नाम था। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, यानी कि मृदा हेल्थ कार्ड यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में क्या सच नहीं है? तो साथियों इसके बारे में क्या सच नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर, यह राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। मैं कहूंगा ये तो केंद्र सरकार के द्वारा साथियों प्रायोजित योजना है ना। उसके अलावा अगर बात करें, है ना, तो ये तो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की, तो ये तो सातों सच नहीं है। ये मिट्टी के पोषक तत्वों पर बुनियादी इनपुट प्रदान करता है, ये बात सही है। किसानों की उत्पादकता में सुधार लाने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। फसल के लिए लिहाज से उर्वरक की सिफारिश करता है, बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के जो गलत है वो ऑप्शन नंबर ए वाला है, यानी कि इस सवाल का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि जो सोलंग उत्सव है ना साथियों, ये किस राज्य में मनाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है। साथियों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए बहुत सारा बच्चा एनटीपीसी 2025 एग्जाम को क्रैक करने के लिए साथियों इस पीडीएफ को ले चुका है, और जब भी साथियों उसका एग्जाम होगा मेरा मानना है कि उसका एग्जाम बड़े ही आसानी से साथियों क्रैक हो जाएगा, भले उसकी तैयारी कम है। तो अगर आपकी भी तैयारी थोड़ी कम है या आपको ऐसा लगता है कि भाई इस बार सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो मैं आपसे कह रहा हूं इन 4 पीडीएफ को एक बार सरसरी निगाहों से आप लोग अगर देखकर चले जाते हैं तो आपका एग्जाम साथियों बड़े ही आसानी से निकल जाएगा। पहली पीडीएफ में आपको साथियों 10 एनटीपीसी के मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। दूसरी पीडीएफ में आपको साथियों एनटीपीसी के पीवाईक्यू दिए जा रहे हैं। देखिए पीवाईक्यू क्या होते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एग्जामिनर अब नए सवाल नहीं बनाएगा साथियों, ये अपनी पुरानी पिछली शिफ्टों में से एनटीपीसी के सवाल उठाएगा, मैथ के, रीजनिंग के डायरेक्ट सवाल उठाएगा। इसलिए साथियों अगर यहां से आप इस पीडीएफ को देख लेते तो तकरीबन 50 से 60% तो क्वेश्चन वो यहां से उठाएगा और थोड़े बहुत नए सवाल बनाएगा। बाकी के सवाल आपको इसमें मॉडल पेपर वाली पीडीएफ में से देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा तीसरी पीडीएफ में आपको साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की पीडीएफ दी जाएगी, है ना। और उसके अलावा साथियों आपको विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, है ना। बहुत तेजी के साथ साथियों इन क्वेश्चंस को आप लोग तैयार करिएगा क्योंकि एनटीपीसी में विज्ञान थोड़ी सी ज्यादा आती है, तो इसलिए इसकी एक अलग से पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं। तो कुल मिला के साथियों ये तीनों चारों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है,
एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक ये क्यूआर कोड दिया जाएगा, इस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो ये चारों पीडीएफ आपको साथों यहीं पर भेज दी जाएगी। और अगर आपको कोई दिक्कत हो, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, उस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा पेमेंट करके, है ना। ये नंबर सातों आपका होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर लेना। चलिए तो अब बात करते हैं सातों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सोलंग आपसे पूछा जा रहा है, तो सोलंग की अगर बात करें तो ये कहाँ का है, ये साथियों उत्सव अरुणाचल प्रदेश का है। अगला देखिए, कह रहे कि उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से के साथ है, तो किस वाद्य यंत्र के साथ है, मैं कहूंगा रुद्र वीणा के साथ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जितने भी सवाल मैं आपको करा रहा हूं सभी आप लोग तैयार करते जाइए। कह रहे कि एक हिंदी नाटक है आधे अधूरे, तो इसके लेखक कौन है साथियों, इसके लेखक मोहन राकेश हैं। कौन, मोहन राकेश साथियों आधे अधूरे नामक नाटक के लेखक हैं। अगला देखिए करके द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये उपन्यास है। ये उपन्यास साथियों किसके द्वारा लिखा गया, तो ये उपन्यास तो अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस साथियों 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए करके संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष ये किस दिन को मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस की अगर बात करें 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए करके संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, तो कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है ना। मैं कहूंगा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ये तो है, सचिवालय भी है, न्यायिकता परिषद भी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं है। क्यों, क्योंकि ये साथियों नीदरलैंड के हेग में स्थित है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। फटाफट आप लोग बता दीजिए, यानी कि सही मेल को दर्शाता है। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है साथियों, मैं कहूंगा जेनेवा में है, बिल्कुल जेनेवा में है, लेकिन पेरिस में नहीं है। अच्छा, गैट का मुख्यालय जेनेवा में ही है, बाकी इंटरपोल का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में नहीं है, और इसरो का मुख्यालय साथियों यहां पर अगर बात करें ब्रुसेल्स में नहीं है। तो कौन सा सही है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। अब सही है तो यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल कह रहे कि जो डुरंड कप है ना, डुरंड कप ये किस खेल में दिया जाता है, तो ये तो साथियों फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए करके गोल्डन रॉक पगोड़ा ये किस देश में है, तो ये साथियों कहां पर है पता आपको, ये म्यांमार में है। कहां पर है ये म्यांमार में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देख लेते हैं। करके अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग का कोड क्या होता है, तो इसका साथियों कोड क्या होता है मुझे बताइए, नीले रंग का होता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में केंद्रीय अणु अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है, तो ये तो शिमला में स्थित है। राइट आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो बल द्वारा किया गया कार्य बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि शून्य होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो सर तो इसको क्या कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। वेग कहा जाता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। और आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, ये कथन किसका है, ये महात्मा गांधी जी ने बात कही थी, या साथियों अरस्तु ने, प्लेटो ने बात कही थी, या इमाइल दुर्खीम ने बात कही थी, तो मैं कह सकता हूं ये तो प्लेटो का कथन है। ये प्लेटो ने लाइन कही थी, आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है। उसके बाद देखिए करके मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसका होता है, तो अगर आपका जवाब राष्ट्रपति है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को किस वर्ष में संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया था, तो कब की बात चल रही, 1992 की बात चल रही है साथियों। 73वें संविधान संशोधन की बात चल रही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि जो जोजिला पास किसे जोड़ता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए तो अगर आपका जवाब साथियों लेह और श्रीनगर है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके इनमें से कौन सी रवि की फसल है, तो इनमें से कौन सी साथियों रवि की फसल है, आप लोग मुझे साथियों बता दीजिए। चलिए तो अगर सरसों की बात करते हैं तो सरसों साथियों एक रवि की फसल है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा मुझे बताइए एक बार कमेंट में बताइए चावल कौन सी फसल है, क्या साथियों चावल
कौन सी फसल है, यानी कि किस फसल के अंतर्गत आती है, कुल मिला के कमेंट में आपको बताना ये पूरी बात। उसके बाद देखिए कहा आपसे जा रहा है कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, तो सबसे प्राचीन पुराण इन चारों में से कौन सा है। अगर आपका जवाब मत्स्य पुराण है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है, यानी कि उपनयन समारोह की अगर बात करते हैं तो बच्चों को औपचारिक नाम दिया जाता है, नहीं। बच्चों को सूर्य चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते, नहीं। बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। उपनयन समारोह का मतलब मैंने आपको बता दिया है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए कह रहे कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपए के कितने प्रतिशत नोट वापस आ गए हैं। तो ये साथियों 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर के, तो इन सवालों को आप लोग तैयार कर लीजिए। टोटल 10 सवाल मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। चलिए तो बात करते हैं साथियों कितने प्रतिशत, मैं कहूंगा 98% से ज्यादा, यानी कि 98.21% 2000 रुपए के ये नोट वापस आ गए हैं। अगला देखिए कह के रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है साथियों, राजस्थान शीर्ष पर रहा है। उसके बाद देखिए कह रहे कि बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है, तो लद्दाख में किया गया है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए कह रहे कि किस राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया है। तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूंगा गोवा की बात चल रही है, यानी कि गोवा राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया है। अगला देखिए करके किसने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है। तो ये चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है, मैं कहूंगा ये चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश राज्य ने जीती है। इसलिए सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। और विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है, तो इसका आयोजन साथियों नई दिल्ली में हुआ है। कहां पर इसका आयोजन हुआ है, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। और अगला देखिए करके राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है। तो इनका नाम है साथियों शर्ली बोचवे, और शर्ली बोचवे ही राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बन चुकी हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसने मियामी ओपन 2025 का खिताब जीता है। तो भैया मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है, मैं कहूंगा आरेना सवालेंका ने जीता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए कह रहे कि किसे चंडीगढ़ डीजीपी का प्रभार सौंपा गया है। तो चंडीगढ़ डीजीपी का प्रभार किसको सौंपा गया, मैं कहूंगा राजकुमार सिंह ये चंडीगढ़ के डीजीपी बन चुके हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। कह रहे कि कहाँ वर्ष भर चलने वाला हनत लांगपुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है। तो ये साथियों कहाँ पर शुरू हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है। ये आइजोल में शुरू हुआ है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा ये किसकी राजधानी आइजोल, मुझे बताइए साथियों किसकी राजधानी है, एक बार आप लोग कमेंट करके। उसके बाद देखिए साथियों अब आपके सामने यहाँ पर कौन से सवाल शुरू हो चुके हैं साथियों, रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो इन सभी सवालों को भी साथियों आप लोग देखते जाइए और मुझे बता दीजिए आपका जवाब क्या होगा। देखिए कह रहे कि इसमें कितने आयत हैं, इसमें आयत आपसे पूछे जा रहे हैं। देखिए एक तो साथियों आपका ये आयत हो जाएगा, है ना, एक आपका ये आयत हो गया और एक आपका ये आयत हो गया, 2 आयत हो गए। और अगर इन ऐसे सबको करके अगर मिलना है तो साथियों ये तीसरा आयत हो गया, ये 3 आयत हो गए और ये साथियों चौथा आयत हो गया, 4 आयत हो गए ना। अब देखिए ये एक 5वां आयत हो गया आपका, ऐसे करके 5वां आयत, और साथियों ये आपका टोटल मिला के ये 6ठा आयत हो गया। तो कितने आयत हो गए, 6 आयत हो गए। अब देखिए ये आपका साथियों 7वां आयत हो गया, है ना, 7वां हो गया। और ये यहां से करेंगे साथियों ये आपका 8वां आयत हो जाएगा, 8वां आयत ये हो गया। और उसके बाद साथियों ये नहीं जोड़ोगे, 9वां आयत, है ना, 9वां आयत ये हो गया। और साथियों 10वां आयत ये पूरा हो गया, 10वां आयत, 10वां आयत ये पूरा हो गया। और इस बड़े वाले को तो जोड़ लो साथियों इस पूरे को, ये 11वां आयत हो गया। तो कुल मिला के साथियों यहाँ पर 11 आयत हो रहे हैं और 11 आयत से ऊपर कोई नंबर भी नहीं है। तो 11 आयत यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को देखिए साथियों और मुझे बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है, बताइए। तो यहाँ पर कहा गया है कि पी एस के बाएं से दूसरे स्थान पर खड़ा है ना। तो साथियों मान लीजिए एस अगर हम साथियों यहाँ पर बना दे तो एस के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है, पी खड़ा है, यानी कि एक को छोड़कर यहाँ पर साथियों क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहे हैं कि उसके बाद देखिए अगला लाइन वो लीजिए जिसमें पी या एस में से कोई एक हो। तो क्यू आर लेने से कोई फायदा नहीं है, एस ले लीजिए, टी एस। तो एस के ठीक दाएं और कौन खड़ा है, टी खड़ा है। तो एस के ठीक दाएं और कौन खड़ा है साथियों, टी खड़ा है।
तो उसके बाद कह रहे हैं कि एस के ना तो ठीक दाएं और ना ही बाएं ओर खड़ा है क्यू, यानी कि साथियों क्यू यहाँ पर नहीं आएगा, तो मैं कह सकता हूँ साथियों क्यू आपका यहाँ पर आ जाएगा, है ना, क्यू यहाँ पर आ जाएगा। और बचा कौन साथियों, आर के दाएं और तीसरे स्थान पर खड़ा हुआ है क्यू। तो आर की अगर बात करें, अच्छा आर अगर यहां पर बनेगा तो 1 2 3 आर के तीसरे स्थान पर दाएं पर टी क्यू खड़ा हुआ है, तो कुल मिला के ये हमने साथियों यहाँ पर बैठा दिए हैं। तो अब सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आर के ठीक दाएं और कौन है, तो आर के ठीक और दाएं साथियों एस है। तो एस कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि झा की रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे है ना। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों 12 स्थान आगे, जो झाकी है ना रैंक में 12 स्थान आगे है प्रभा से, और प्रभा आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है। मान लीजिए आखिरी छात्र आपका ये है ना, तो साथियों प्रभा जो है ना आखिरी छात्र से जब इस तरफ को अगर उसको देखेंगे तो साथियों ये 15वीं रैंक है, यानी कि प्रभा की अगर हम साथियों इधर से काउंट करते हैं तो 15वीं रैंक आती है, यही तो इसका मतलब है। अच्छा यहाँ पर कह रहे थे झांकी रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे है, प्रभा से 12 स्थान आगे है, चलिए 12 स्थान आगे है, तो मैं कहूंगा जब इधर आप जाओगे ना साथियों तो इधर 12 स्थान आगे है, यानी कि इधर 12 स्थान आगे प्रभा से, झांकी जो है ना प्रभा से 12 स्थान आगे है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, करे कि यदि झांसी मेरिट क्रम में चौथे स्थान पर है, यानी कि अगर साथियों हम लोग बात करते हैं ना साथियों, देखिए अब ये इधर यहाँ पर कहा गया है कि प्रभा से 12 स्थान आगे है, तो ठीक है भैया 12 स्थान आगे है। कह रहे कि यदि झांसी मेरिट क्रम में चौथे स्थान पर है, तो अब साथियों इधर से आप करोगे तो 1 2 3 4, यानी कि ये जो यहाँ पर कौन खड़ी हुई है, झांकी खड़ी हुई है ना साथियों झांकी, तो ये चौथे स्थान पर है शुरू से टॉप से। तो कह रहे हैं कि उस कक्षा में कितने छात्र हैं, देखिए 1 2 3, 3 तो ये हो गए आपके, और 12 ये हो गए साथियों, और साथियों 15 आपके ये हो गए, तो टोटल मिला के कितने हो गए 15 और 15 साथियों 30 हो गए। तो मैं कहूँगा टोटल उस पंक्ति में 30 छात्र हैं, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है, बताइएगा। तो कहाँ आपसे इतना जा रहा है कि डाइस की 4 स्थितियां दिखाई गई हैं, जब ऊपर 6 हो तो नीचे कौन सा अंक होगा, यानी कि 6 का विपरीत आपको बताना। देखिए 6 का विपरीत 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, है ना। अब यहाँ पर अगर बात करें, देखिए 2 कहीं और, 2 या 4 कहीं और है, अगर 2 और 4 कहीं और है तो जो अगला नंबर होगा वही 6 का विपरीत हो जाएगा, लेकिन 2 और 4 यहाँ पर साथियों है नहीं। अच्छा उससे तीसरा तरीका ये है जिसके 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 2 के नीचे साथियों 2 रख लीजिए, 2 3 1 लिखा है ना साथियों, 2 3 1 ये हमने लिख दिया, और यहाँ पर क्या लिखा है 2 4 6 लिखा है, तो 2 4 6 लिख दिया, यानी कि 3 का विपरीत हो जाएगा 4 और 1 का विपरीत हो जाएगा 6, या 6 का विपरीत हो जाएगा 1। तो यहाँ पर 6 का विपरीत क्या है साथियों 1 है, या तो इससे कर लो, या अगर आप करना चाहते हो साथियों और कोई तरीके से, देखिए 4 यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी है, तो 4 के नीचे 4 रख लो, ये हम आंसर तो हमें मिल गया, दूसरा तरीका हम देख रहे हैं है वैसे ही तरीका, ठीक है ना। 4 के बाद 6 है 2 है, तो 4 के बाद 6 है 2 है, और इधर 4 के बाद 1 है ना, और 1 के बाद 5 है, तो वही चीज तो साथियों हमें मिली, 6 का विपरीत 1 हमें मिलके आ गया है, तो 6 का विपरीत साथियों 1 ही हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यानी कि यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद बृहस्पति का दिन होगा तो बीते कल से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। मान लीजिए साथियों ये क्या हो गया, ये आज हो गया, तो यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, क्या यदि आने वाले कल के, मान लीजिए अब कल ये हो गया, कल के 2 दिन बाद, यानी कि ठीक है इसकी बात चल रही है, कल के 2 दिन बाद इसकी बात चल रही है, तो इस दिन जो होगा वो साथियों बृहस्पतिवार होगा, ठीक है बृहस्पतिवार हो गया, कोई दिक्कत। जब ये बृहस्पतिवार होगा यानी कि ये थर्सडे होगा, फिर इस वाले दिन पर क्या होगा वेडनेसडे होगा, इस वाले दिन पर ट्यूसडे होगा, और फिर ये साथियों मंडे होगा, और आज का दिन हो जाएगा साथियों संडे हो जाएगा आज का दिन, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं कि बीता कल साथियों ये हो गया, बीते कल क्या हो जाएगा सैटरडे हो जाएगा, बीते कल से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो बीते कल से मतलब कल को भी ऐड करना है, तो 1 2 और 3 यानी कि इस दिन कौन सा दिन होगा, तो ये सैटरडे हो जाएगा, ये फ्राइडे हो जाएगा, और उसके अलावा अगर बात करें साथियों ये आपका वही थर्सडे हो जाएगा। तो कुल मिला के उस दिन साथियों थर्सडे होगा, और थर्सडे कहाँ पर लिखा हुआ है, मैं कहूंगा साथियों थर्सडे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर
ई के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपसे साथियों जो जो कहा जाए ना वैसा वैसा बस आप करते जाइए। यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। हाँ अब सही है। कहा जा रहा है कि किरण 20 मीटर उत्तर की ओर जाती है। किधर जाती है सातु? 20 मीटर उत्तर की ओर जाती है। डायरेक्शन आपको पता है, बाएं का मतलब होता है सातु उल्टा हाथ, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ जाना है। और दाएं का होता है मतलब सातु सीधा हाथ, यानी कि सीधे हाथ की तरफ आना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि किरण 20 मीटर उत्तर की तरफ जाती है। मान लीजिए किरण अभी यहाँ पर है ना। किरण अभी कहाँ पर है? यहाँ पर। किरण 20 मीटर जाती है उत्तर की तरफ और चलती है, और फिर दाएं ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। दाएं ओर मुड़कर साथियों 30 मीटर चलती है। फिर वो घूमती है और 35 मीटर चलती है दाएं की तरफ। तो साथियों 35 मीटर की अगर बात करें, मान लीजिए 35 मीटर हमने इसको ये चला दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि फिर वह बाईं ओर घूमती है और 15 मीटर चलती है। बाईं ओर घूमकर साथियों 15 मीटर चल दी, और फिर बाईं ओर घूमती है और 15 मीटर चलती है। तो साथियों 15 मीटर चलती है, तो यानी कि वो यहाँ पर लगभग लगभग आ जाएगी। करके एक बार फिर बाईं ओर घूमती है और 15 चलती है। तो साथियों एक बार बाईं ओर घूमेगी, 15 चलेगी, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर पहुंचेगी, है ना। कह रहे कि किरण उस स्थान से कितनी दूरी पर है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था, यानी कि आपसे ये दूरी पूछी जा रही है, ये वाली दूरी। तो भैया ये दूरी 30 है, तो ये भी दूरी तो 30 ही तो होगी, यानी कि 30 मीटर आपके सवाल का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि अब किरण का मुख किस दिशा की ओर है। तो भैया अब किरण का मुख किस दिशा की ओर है? इस दिशा की ओर है, यानी कि ये दिशा साथियों क्या है? ये दिशा पश्चिम की ही दिशा तो होती है। तो पश्चिम आपका यहाँ पर कहीं लिखा है? देखिए जरा, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन नर्सों को दर्शाता है जो डॉक्टर भी हैं और ये क्या लिखा हुआ है, विशेषज्ञ भी हैं, विशेषज्ञ हो सकता हो सब। खैर जो भी लिखा है वो हम यहाँ पर बता देते हैं। कह रहे कि नर्स भी होना चाहिए, डॉक्टर भी होना चाहिए और विशेषज्ञ भी होना चाहिए। तो मैं कहूंगा एस एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों है, डॉक्टर भी है, विशेषज्ञ भी है और नर्स भी है। तो एस कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। एक सेकंड एक सेकंड, नहीं नहीं, एस की अगर बात करें तो एस तो साथियों देखिए भेषजज्ञ हो जाएगा और साथियों ये आपका नर्स हो जाएगा, लेकिन ये तो ट्रायंगल में आ नहीं रहा, लेकिन डॉक्टर तो होगा नहीं, तो ये नहीं होगा साथियों। मेरे हिसाब से ये आर होना चाहिए, क्योंकि आर साथियों ये आपका तीनों में आ रहा है, तो आर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडम जो 20 वर्ष का है मैरी से 4 गुना बड़ा है। जब एडम मैरी से 2 गुना बड़ा होगा, एडम मैरी से 2 गुना बड़ा होगा, उस समय मैरी की आयु कितनी होगी? देखिए अब यहाँ पर साथियों जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा कर लीजिए। एडम की कितनी उम्र है साथियों? 20 वर्ष यहाँ पर बताई गई है। उसके अलावा साथियों मैरी की अगर बात करें, मैरी की उम्र कितनी है? कह रहे हैं कि एडम जो 20 वर्ष का है मैरी से 4 गुना बड़ा है, तो मैरी की जाहिर सी उम्र साथियों 5 वर्ष ही तो होगी, क्योंकि एडम 4 गुना बड़ा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहां पर अगर हम लोग बात करें, कह रहे कि जब एडम मैरी से 2 गुना बड़ा होगा, क्या अगर एडम बात करें, एडम जो है ना साथियों ये मैरी से 2 गुना बड़ा होगा। 2 गुना बड़ा साथियों, यानी कि अगर मैरी की आयु 1 वर्ष होगी तो एडम की आयु 2 वर्ष होनी चाहिए। तो उस समय मैरी की आयु कितनी होगी ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मैरी की आयु फिर से देखिए, जब एडम मैरी से 2 गुना बड़ा होगा, यानी कि ये डबल बड़ा होना चाहिए, है ना। तो उस समय मैरी की आयु कितनी होगी? इस सवाल को हम ऑप्शन की मदद से करें तो मान लीजिए उस समय मैरी की आयु 35 वर्ष होगी, है ना, 35 वर्ष होगी। तो ये तो साथियों बन ही नहीं पा रहा है। अगर मैरी की उम्र साथियों 15 वर्ष हम उस समय मान ले, 15 वर्ष अगर मान ले, यानी कि 10 वर्ष हम इसमें बढ़ाते हैं। तो अगर 10 वर्ष हम इसमें भी बढ़ाएं तो साथियों 30 वर्ष हो जाएगी, यानी कि 10 वर्ष के बाद एडम की उम्र 30 वर्ष होगी। 10 वर्ष के बाद मैरी की उम्र 15 वर्ष होगी, जो कि इसकी डबल है। तो 35 में तो मामला नहीं बन रहा था, लेकिन ऑप्शन नंबर बी 15 वर्ष में मामला बन गया। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहने कि ये मंच पर एक पुरुष को दिखाते हुए रीता ने कहा, यानी कि रीता क्या कह रही है? रीता कह रही है मंच पर एक पुरुष को दिखाते हुए, कह रही कि वह जो है ना वह मेरे पति की पत्नी की, अच्छा पति की पत्नी यानी कि अपनी खुद की बात कर रही है, तो खुद की पुत्री का भाई है, यानी कि वो जो है ना साथियों, फिर से देखिए मेरे पति, यानी कि मंच पर एक पुरुष को दिखाते हुए रीता कह रही कि वह मेरे पति की पत्नी
मतलब वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री यानी कि अपनी खुद की पुत्री की बात कर रही है, अपनी खुद की पुत्री का भाई, यानी कि इस पुत्री का भाई जो होगा वो इनका क्या लगेगा, उस पर उपस्थित उस पुरुष का रीता से क्या संबंध है, तो ये इसका बेटा ही तो होगा, यानी कि जो मंच पर है ना वो बेटा होगा। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं बेटा होगा, बेटा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है पुत्र, तो पुत्र आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि एक लड़के की ओर इशारा करते हो, मान लीजिए वो लड़का हो जाएगा, श्रीमती मीरा कह रही हैं, मीरा क्या कह रही हैं, कहने कि वह मेरे दादा की इकलौती संतान। देखिए मीरा की दादा की इकलौती संतान कौन होंगी, मीरा के पिताजी होंगे, मीरा के पिताजी का इकलौता पुत्र है, तो मीरा के पिताजी का इकलौता ये अगर पुत्र है तो मैं कहूंगा ये भाई बहन ही तो होंगे। उस लड़के का मीरा से क्या संबंध, मीरा क्या कहेगी, मीरा तो साथियों भाई कहेगी, तो भाई आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसके द्वारा पुरुष, लड़के और फुटबॉल के खिलाड़ी साथियों प्रदर्शित होते हैं, ये कुल मिला के आप लोग यहाँ पर बता दीजिए। चलिए तो अगर देखिए मान लीजिए ये पुरुष हो जाएंगे, अच्छा पुरुष के अंदर ही तो साथियों लड़के होंगे, ये लड़के आपके हो गए है ना। अब फुटबॉल के खिलाड़ी, मान लेते कुछ लड़के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं लेकिन कुछ लड़कियां भी फुटबॉल की खिलाड़ी हो सकती हैं, तो कुल ऐसे ऐसा तो आरेख बन जाएगा। ऐसे कहां पर बना हुआ है, ऐसे आपका ऑप्शन नंबर ए में बना हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, डायरेक्शन वाला सवाल साथों आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए साथों और मुझे बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा। कहा जा रहा है कि रामदेव अपने घर से दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते जाइए साथियों। तो मान लीजिए अभी वो यहाँ पर है 40 किलोमीटर चलता है साथियों दक्षिण की तरफ, और उसके बाद बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, बाएं मुड़कर साथियों 10 मीटर चलता है। उसके बाद उत्तर की ओर मुड़कर 20 चलता है, तो उत्तर की ओर मुड़कर साथियों 20 चला दिया हमने, इसको 20 चला दिया कहने का, और फिर अपने घर की ओर चलता, अपने घर की ओर चलता है, घर तो उसका ये था, यानी कि अब वो यहाँ से यहाँ चलने लगता है, तो कहने का अब वो किस दिशा में चल रहा है। देखिए ये दिशा अगर पूछा जाए तो आपको ये दिशा मालूम होनी चाहिए और ये दिशा मालूम होनी चाहिए। ये दिशा होती है उत्तर, ये दिशा होती है पश्चिम, तो ये दिशा उत्तर पश्चिम हो जाएगी। उत्तर पश्चिम कहां पर लिखी हुई है साथियों, ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर। कह रहे कि अमित पूर्व की दिशा में 15 किलोमीटर गया, तो यहाँ पर भी वैसे ही साथियों हम लोग करेंगे, पूर्व की दिशा की ओर 15 किलोमीटर गया, मान लीजिए अभी यहाँ पर है 15 किलोमीटर चलाया पूर्व की दिशा, तब वह बाएं मुड़ता और 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है साथियों 5 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता और 15 चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 15 चलता है, यहाँ पर आ जाएगा। तो अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो साथियों देखिए जो ये दूरी होगी वही तो ये दूरी होगी, यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, अब यहाँ से आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर आप साथियों मैथ्स में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैथ के सारे सवाल आप बिल्कुल सही करें अपने एग्जाम में, तो इन सवालों को आप लोग जरूर देखेगा। चलिए साथियों, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये मैथ का पहला सवाल है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 60 है, ठीक है, यदि उनमें पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग की, ठीक है ना, योग के 1/4 है ना, 1/4 के बराबर, तो यहाँ पर 1/4 आ जाएगा, 1/4 के बराबर है, ठीक है। तो उसके बाद कहने के तो पहली संख्या मुझे बताइए क्या है, 30 है, 36 है, 42 है, 45 है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें 3 संख्याओं का औसत कितना है, 3 संख्याओं का औसत, सॉरी 6 नहीं लिखना चाहिए, 3 लिखना चाहिए। 3 संख्याओं का औसत साथियों 60 है, तो अगर मैं आपसे पूछूं 3 संख्याओं का योग कितना है, औसत तो 60 है, तो 180 हो जाए। कैसे, 60 गुणा 3 180 होता है ना। चलिए तो मान लीजिए अगर साथियों हम पहली संख्या मान लें x और दूसरी संख्या मान ले y और तीसरी संख्या मान ले z, यानी कि इनका योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ किनारे पर रख लीजिए, अभी हो सकता हो साथियों इसका हमें काम आए। उसके बाद कहने के यदि उनमें पहली संख्या जो है ना, ये पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग की 1/4 के बराबर है। एक मान लीजिए पहली संख्या जो है ना साथियों, ये दोनों संख्याओं यानी कि y और z के है ना योग की 1/4 गुने के बराबर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से पहली संख्या पूछी जा रही है, x का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर हम इसको ऐसे कर लें y प्लस z है ना, और बटे यहाँ पर 4 लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। अगर साथियों x बटे में इसको ले आए y प्लस z अगर हम ले आए और साथियों ऊपर हम 1 जोड़ ले, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर 4 लेने कोई दिक्कत, यानी कि अगर x 1 है
तो y और z 4 हो जाएगा इनका योगफल। अच्छा यहाँ पर x प्लस वाई प्लस z 180 दे रखा था, तो अगर साथियों हम एक को और 4 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा 5 हो जाए, क्योंकि ये y और z भी तो योग है ना 4 का। तो 5x बराबर कितना हो गया साथियों, 180 हो गया। x की बात करें, x बराबर कितना हो गया, 180 बटे 5 हो गया। 5 से अगर कट करें ना तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 5 छंग 30, यानी कि x बराबर 36 आ जाएगा। तो कुल मिला के आपसे पूछा भी यह गया था कि x बराबर कितना होगा, 36 होगा। तो अब साथियों x का मान आप निकाल चुके हो। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत आयु एक बढ़ जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु क्या है, देखिए 12 खिलाड़ियों की जो औसत आयु बताई जा रही है वो 25 बताई जा रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 खिलाड़ियों की कुल मिला के आयु कितनी होगी, तो 25 की गुणा आपको 12 से करनी है। 25 दूना 50, 25 से कम 25, 0 0 3, यानी कि साथियों 12 लोगों की कुल मिला के आयु का योगफल जो बैठेगा वो 300 बैठेगा। कह रहे हैं कि अगर कप्तान की आयु भी इसमें शामिल कर ली जाए तो साथियों औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो जब अभी तो 12 लोग हैं, कप्तान को इसमें जोड़ोगे तो 12 की जगह 13 लोग हो जाएंगे, लेकिन औसत आयु इसमें 25 है ना, तो 1 वर्ष बढ़ जाएगी, यानी कि 26 हो जाएगी। अच्छा अब इनका जरा अगर मैं आपसे कहूं कि मैं कप्तान के साथ टोटल आयु का योग कितना हो जाएगा, तो 26 की गुणा 13 से आपको करना पड़ेगी। 26 की गुणा 13 से कर दीजिए, 6 3 18 हो गया, 3 दूना 6 और 1 7 हो गया, और 26 आ जाएगा, ये 8 आ गया, ये 13 आ गया, ये 3, यानी कि 338 हो जाएगी। तो जब कप्तान साहब नहीं जुड़े थे तो 300 योग था, लेकिन कप्तान साहब जुड़ने के बाद 338 योगफल हो गया, यानी कि 38 वर्ष जो होगी ये कप्तान की आयु ही तो होगी। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और मुझे बताइए आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है, बताइए। कहने के कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में वो धन समान वार्षिक ब्याज की दर से 7 गुना हो जाएगा। अगर कभी भी ऐसा सवाल पूछा जाए कि भैया साधारण ब्याज की दर से इतने वर्षों में इतने गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में इतने गुना हो जाएगा, सिंपल सी चीज आपको बताना है। 8 वर्षों में है ना, 8 वर्षों में कितना गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो सातों आपको लिखना है 3 माइनस 1 है ना, 3 गुना होता है ना, तो 3 माइनस 1 लिखोगे, बटे में कह रहे कितने वर्षों में, मैं कहूंगा इतने वर्षों में 7 गुना हो जाता है, तो मैं लिखूंगा 7 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो जरा, 8 बटे टी हो जाएगा बराबर ये 2 बटा 6 हो जाएगा। अब सातों आपको टी निकालना है ना, तो 6 की गुणा इससे कराओ, देने के 8 गुणा 6 और ये 2 सातों नीचे आ जाएगा और बराबर इधर टी आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करा लीजिए, 4 आ जाएगा, 6 चौक 24, यानी कि साथियों 24 वर्ष आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 24 वर्ष कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकंड में पार कर लेता है, उस आदमी की गति बताइए। गति कह लो या चाल कह लो, गति बराबर होता है साथियों दूरी बटा समय। क्या दूरी बटा समय होता है, तो दूरी कितनी है 250 मीटर और समय कितना है 75 सेकंड। तो आपको जो चाल निकालनी ना वो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी। तो कभी भी अगर कोई चाल हो मीटर प्रति सेकंड में हो और किलोमीटर प्रति घंटे में उसको तब्दील करना हो, तो मैं कह सकता हूं उसको साथियों 18/5 से गुणा कर दो। और अगर किलोमीटर प्रति घंटे से किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा कर दो, है ना। तो इसको खैर आप कैलकुलेट करिए, 5 से कट करेंगे 50 आ जाएगा, है ना, और 5 से कट करेंगे तो 15 आ जाएगा, और यहाँ पर साथियों 10 आ जाएगा। फिर से कट करेंगे 3 आ जाएगा, 5 तिया 15 और 5 दूना 10, यानी कि 18 दूना 36 बटे यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इसको कट करेंगे तो साथियों 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी। 12 किलोमीटर प्रति घंटा कौन से ऑप्शन में लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल की अगर बात करें, इस सवाल को मैं सही तरीके से लिख दूं आपके लिए, देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों अंडर रूट में क्या क्या है। अंडर रूट में आपका 0.225 है ना, 0.225 है, और बटे कितना है साथियों 10 है। उसके बाद गुणा लगा हुआ है और फिर अंडर रूट लगा हुआ है, फिर साथियों 0.289 है और बटे में कितना है साथियों 490 है। कितना है साथियों
यहाँ पर 490। तो आपसे पूछा जा रहा है इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका मान कितना आ जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं साथियों कि जब पॉइंट हटाया जाता है ना साथियों, पॉइंट हटाया जाता है तो यहाँ पर 0 आ जाते हैं। तो अगर हम साथियों इसको हटा दें पॉइंट को, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट था ना, तो 3 0 आ जाएंगे। यहां से भी पॉइंट हटाएंगे तो 3 0 साथियों यहां आ जाएंगे। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, मान लीजिए 25 लिखा हुआ अंडर रूट में, तो ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होगा। किस संख्या का स्क्वायर है? तो 5 का स्क्वायर है। 5 अंडर रूट से बाहर संख्या आ जाती है। उसी प्रकार ये किसका स्क्वायर है? 225। ये 15 का स्क्वायर है तो अंडर रूट से 15 बाहर आ जाएगा। ये 10,000 किसका स्क्वायर है? ये 100 का स्क्वायर है तो 100 बाहर आ जाएगा। 289 17 का स्क्वायर होता है, 17 बाहर आ जाएगा। और ये क्या है साथियों, देखिए यहां पर अगर बात करें ना, ये 700 का स्क्वायर है। पता कैसे? 49 तो साथियों 7 का स्क्वायर है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, 49 अगर हम साथियों यहां पर बात करें 700 गुणा 700, 4 0 लगे हैं, 7 7 49 और 4 0 लग जाएंगे तो ये 700 का स्क्वायर होगा। 700 बाहर आ जाएगा। अब इसको आपको साथियों कैलकुलेट कर लेना और आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। देखिए अगर इसको हम साथियों किससे कट करें, हम 5 से कट करें, 5 3 15 और यहाँ पर 20 आ जाएगा। 700 दुना कितने हो जाएंगे? मैं कहूंगा साथियों 1400 हो जाएंगे और एक 0 बढ़ जाएगा यहाँ पर, मतलब 20 की गुणा 700 कराओगे 14,000 है और 17 यहाँ कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। देखिए क्या ये आंसर आ रहा है 51/14,000। बिल्कुल साथियों यही आपका आंसर है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि मोहन की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। तो जैसे जैसे कहा जा रहा है साथियों वैसे वैसे करते जाइए। मोहन की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। 15 वर्ष के बाद मोहन अपने पिता की आयु का 1/3 आयु का था। 5 वर्ष बाद मोहन की आयु कितने वर्ष हो जाएगी? देखिए इन सवालों को आप ऑप्शन की मदद से करा करिए। 5 वर्ष बाद मोहन की आयु कितने वर्ष हो जाएगी? अगर इनको हम ऑप्शन से करें तो साथियों मान लीजिए, है ना, अगर हम नीचे से चले तो मान लीजिए 5 वर्ष बाद मोहन की आयु 30 वर्ष हो जाएगी। तो मोहन की आयु अभी कितनी वर्ष होगी? अभी साथियों 25 वर्ष होगी, है ना। और यहां पर कहा जा रहा था कि मोहन की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। तो मोहन के पिता, जब मोहन 25 वर्ष का है और इनकी डबल है आयु, तो जाहिर सी बात है 50 वर्ष आयु होगी। उसके बाद देखिए करके 15 वर्ष पहले मोहन कितने साल का होगा? 10 वर्ष का होगा। 15 वर्ष पहले मोहन अपने पिता की आयु का 1/3 था। देखिए आपने 15 वर्ष इसमें माइनस किया, 15 वर्ष इसमें भी माइनस कीजिए तो 35 वर्ष हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि 15 वर्ष पहले यानी कि जब 10 वर्ष का था तो ये क्या 1/3 इससे होगा? 1/3 नहीं होगा। 1/3 जब होता है जब ये 30 होगा। तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, ये लॉजिक हमारा फेल हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी को साथियों हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। इसको देखिए 5 वर्ष बाद मोहन की कितने वर्ष का होगा? मान लीजिए 5 वर्ष बाद मोहन 35 वर्ष का होगा। तो मोहन की आयु अभी कितनी होगी? मोहन की आयु अभी साथियों 30 वर्ष होगी। तो इनके पिताजी की आयु कितनी होगी? क्योंकि इनके पिताजी की आयु इनसे डबल है तो साथियों पिताजी की उम्र इनसे 60 वर्ष होगी। करके 15 वर्ष पहले मोहन की आयु 15 वर्ष होगी, है ना। ये 15 वर्ष पहले मोहन जो है ना अपने पिता की आयु का 1/3 था। तो साथियों इनमें भी 15 घटाओ तो देखिए क्या ये 1/3 है? मैं कहूंगा बिल्कुल, 15 3 45 होते हैं तो ये 1/3 है। तो मैं कहूंगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4 अनुपात है। यानी कि ए और बी की अगर बात करते हैं साथियों कार्य क्षमता की, तो यहां पर कितना निकलता है साथियों? 4:5 निकलता है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद देखते हैं साथियों अगली बार में यहां पर क्या कहा जा रहा है। करके यदि ए अकेले किसी कार, अब देखिए अगर क्षमता की अगर बात करते हैं साथियों 4:5 है तो इनके दिनों का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। यानी कि अगर ए एक दिन में 4 काम करता है तो बी एक दिन में 5 काम करता है। क्षमता ज्यादा है बी की, तो इसका अपोजिट हो जाता है दिनों का। यानी कि अगर ए किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करेगा तो बी उसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर देगा क्योंकि इसकी क्षमता ज्यादा है। कहने कि ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में करता है। भैया ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में करता है, लेकिन मैं कह रहा हूं 5 दिन में करता है, यानी कि गुणा 3 से कराई गई है। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? जब इसकी गुणा 3 से कराई गई तो इसकी भी गुणा 3 से कराओ, 4 3 12, यानी कि बी अकेला उस काम को 12 दिन में कर देगा। तो 12 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया।
वेरी गुड क्लास, है ना। चलिए, तो कैसे लगे साथियों ये सवाल। तो यहाँ पर साथियों आपने रीजनिंग के सवाल देखे, जीएस के सवाल देखे, करंट अफेयर के सवाल देखे और साथियों मैथ के सवाल देखे। पूरे पेपर का साथियों आप लोगों ने यहाँ पर हल देखा, है ना। तो अगर इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।